चलिए तो बच्चा लोग कल आपका क्लास, कल नहीं आज बोले, क्योंकि आपको ये वीडियो संडे को मिलेगा। इसको रिकॉर्ड हम अभी आज सैटरडे 11 बजे रात में कर रहे हैं। एक्चुअली कल हम थोड़ा बिजी हैं, आउट ऑफ सिटी रहेंगे और जब तक वापस पटना आएंगे तब तक शाम हो चुका होगा और फिर शाम में आप लोग आइएगा नहीं, तो इसीलिए आपको मैं लेक्चर्स के फॉर्म में ही अभी सीवेज ट्रीटमेंट कंप्लीट कर देता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने लास्ट सेशन में जब तक देख रहे थे, हमने सीवेज ट्रीटमेंट के पास आकर अपना स्टडी कंप्लीट करा था, है ना, सीवेज ट्रीटमेंट। तो चलिए फिर माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट देखिएगा। सीवेज ट्रीट, अच्छा पहले तो सीवेज कहते किसको है? तो जो भी म्युनिसिपल वेस्ट होता है, म्युनिसिपल वेस्ट, चाहे वो लिक्विड हो या सॉलिड हो, जिसको कि हम लोग सीवेज के थ्रू पहुंचाते हैं, उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डोमेस्टिक वाटर होता है। उसके अलावा बहुत सारा ह्यूमन एक्सक्रीटा का वाटर, एनिमल एक्सक्रीटा का वाटर, माइक्रो, बहुत चीज होता है जो सीवेज में होता है। वही सीवेज डायरेक्टली जाता है रिवर्स में, है ना, और इश्यू यहीं पे क्रिएट होता है। आपने जो सीवेज का वाटर को डायरेक्टली रिवर में भेज दिया, ये सीवेज वाटर लार्ज अमाउंट ऑफ पैथोजेनिक माइक्रोब्स को कंटेन कर रहा होता है। This sewage contains large number of pathogenic microbes. तो अब अगर इतने सारे पैथोजेनिक माइक्रोब्स सीधा सीधा जाएंगे सीवेज वाटर वाले रिवर्स में, पॉन्ड्स में, तो जाहिर सा बात है ये उसको पॉल्यूट करेगा। तो व्हाट वी डू इज दैट वी ट्रीट सीवेज वाटर सो एज टू मेक इट लेस पॉल्यूटिंग, okay, by passing it through sewage treatment plant, STP, sewage treatment plant. And what we study in this topic is the structure, or you may say the working the functioning of sewage treatment plant, or you may say working type, how it works. So this sewage treatment is generally done by heterotrophic microbes which are naturally present in the sewage. Okay, और इसका स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आपको ये जानना है कि किस तरीके से सीवेज जो है वो काम कर रहा होता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, किस तरीके से हम सीवेज को ट्रीट करते हैं, किस तरीके से हम उसको वापस से रिवर्स में भेजते हैं, किस तरीके से उसको रीयूजेबल बनाते हैं, सब कुछ। चलिए, ये क्वेश्चन बोर्ड के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द होल सिलेबस में से एक है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ होल सिलेबस। जब फुल सिलेबस का एग्जाम होता था ना लास्ट ईयर तक, तब भी ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और अब तो हाफ हो गया है। इस क्वेश्चन का आने का प्रोबेबिलिटी कम से कम कुछ भी नहीं तो 95% है, कुछ भी नहीं तो 95%, मतलब दिन खराब होने पे ही नहीं आता है। चलिए, तो 2 या 3 स्टेप में पूरा करते हैं। आई गेस आपको जो पढ़ना है वो 2 वाला है, एक बार मुझे देख लेना। नहीं, 3 स्टेप वाला, ठीक है। सबसे पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट, ये एक फिजिकल प्रोसेस है। फिजिकल यानी आप सबसे पहले क्या करते हो कि आपने जो सीवेज पानी, गंदा पानी नाला का उठाया है, आप उसको हल्का सा जमा करोगे या उसको स्लो डाउन करोगे, उस वाटर के फ्लो को। वाटर के फ्लो के स्लो डाउन होने से क्या होता है कि उसमें जो बड़े बड़े बालू के कण या जो जो भी लार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो सब नीचे सेटल डाउन कर जाते हैं, सेडिमेंट हो जाते हैं। और सेडिमेंट होने के बाद, या फिर जैसे आप नाला में देखो बहुत सारा प्लास्टिक का कैन, पॉलिथीन, ये सब जो है वो फ्लोट कर रहा होता है, तो आप पहले उसको फिल्टर करते हो, सेडिमेंट किया और फिल्टर कर दिया। हर बड़ा बड़ा चीज फिल्टर हो गया, बड़ा बड़ा पत्थर, गिट्टी, ये सब चीज सेडिमेंटेशन से अलग हो गया। अब जो सीवेज है उसको सब, जो भी कचरा बचा, मतलब तुम अगर नोटिस करोगे तो जरूरी नहीं है कि इसमें सिर्फ सब कुछ प्लास्टिक हो या फिर तुम्हारा गिट्टी हो या बालू का कण हो।
बहुत सारा ऐसा होता है, जैसे मान लो तुम सब्जी या पत्ता गोभी या गोभी कुछ है, तो गोभी के जो हम लोग जैसे मान लो गोभी देखते हैं, तो गोभी कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे ये पत्ता रहा और यहाँ पे फ्लावर्स होता है। तो ये जो पार्ट है हम लोग सबसे पहले यहाँ से कट करते हैं, इसको फेंकते हैं, फिर ये सबको हटाते हैं और फिर इसको यूज करते हैं। तो माय पॉइंट इज कि आप सिर्फ उसी चीज को, मतलब सिर्फ प्लास्टिक या फिर पत्थर ये सब ही नहीं फिल्टर करते, कई बार कुछ बड़ा बड़ा पार्टिकल भी होता है, ठीक है। तो आप सब, जैसे केला का छिलका है, तो ये भी तो फिल्टर में आ जाएगा, मतलब पानी पास हो जाएगा, लेकिन ये भी छन जाएगा केला का छिलका। बट ये बायोलॉजिकल वेस्ट है, वी कैन यूज इट, हम इसको पूरी तरीके से खत्म कर सकते हैं। तो क्यों जमा करें? जमा हम सिर्फ प्लास्टिक कैन ये सब को करते हैं, पत्थर को करते हैं, जो बायोलॉजिकली नहीं हम डाइजेस्ट कर सकते। तो आप क्या करते हो कि पहले पत्थर या बाकी जो भी चीजें उन सबको सेडिमेंट करके हटाए, उन सबको सेडिमेंट करके हटाने के बाद आप क्या करते हो, जो भी चीज बचा ऑर्गेनिक, उन सभी को हम क्या करते हैं, चर्न करते हैं। चर्न मतलब पीस देते हैं, पाउडर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सीवेज इज फर्स्ट श्रेडेड एंड चर्न। उसके बाद हम लोग इसको मेनी स्क्रीन से पास करते हैं, मतलब अलग अलग तरीके का छल चलनी तुम कर सकते हो। जाल, एक स्टार्टिंग में जाल इतना बड़ा है, तो इतना बड़ा बड़ा पार्टिकल भी पास हो जा रहा है। अगले स्टेप में वही जाल का साइज थोड़ा सा पतला हो गया, अगले स्टेप में और पतला हो गया। देख पा रहे हो? तो उससे क्या हो रहा है कि आप लगातार उसको चर्न करके पाउडर बनाते जा रहे हो। कुछ जो बड़ा बच गया वो फिर यहाँ पे जाल के एक तरफ फंसेगा, यहाँ पे फिर से चर्निंग होगा और छोटा होने का, और इसको भी पार करेगा, फिर यहाँ पे जो फंसेगा फिर पार होगा, ऐसे करते करते फाइनली एकदम पाउडर में कन्वर्ट कर देते हैं। पाउडर में कन्वर्जन से क्या होता है कि मैक्सिमम चीज जो कि डिकम्पोज हो सकता है वो डिकम्पोज हो जाता है। अभी सुनिएगा, सीवेज इज नाउ पास्ड इनटू लार्ज प्राइमरी सेटलिंग टैंक विथ जेंटल स्लोप। आई गेस आपको डायग्राम भी देखना चाहिए। स्लज आया, देखो जेंटल स्लोप है, स्लोप बहुत पतला सा है, इधर देखना, और यहाँ पे सेटल हो रहा है। उससे क्या होता है कि जो भी सॉलिड चीज है जो अभी भी नहीं पूरी तरीके से घुला, वो सब यहाँ जमा हो जाएगा। जेंटल स्लोप, ठीक है। आगे ग्रिट, धूल, बालू। धूल में नहीं, मतलब कई बार तुम अगर धूल देखोगे तो कुछ उसमें छोटे छोटे से कंकड़ भी होता है, जो कि जिसको ग्रिट बोलते हैं। सैंड एंड अदर हेवी पार्टिकल्स सेटल डाउन। All solids that undergo sedimentation are screened and screened organic matter collectively constitute primary sludge। ये बहुत पूछता है, what is primary sludge? जब हम लोग उसको उस स्लोप में जमा करने दिए, उस स्लोप में जमा होने के बाद जो भी चीज बच गया, उस स्लोप में जमा होने के बाद जो भी चीज बच गया, वो सारा चीज, वो सारा चीज क्या होता है, चाहे ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, उसको हम लोग कलेक्टिवली बोलते हैं प्राइमरी स्लज। क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्लज। आगे, ये जो प्राइमरी स्लज है इसको कंपोस्ट या फिर मैन्योर बनाने के लिए डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली उसमें क्या है, ऑर्गेनिक मटेरियल। मोस्टली क्या उसमें, ऑर्गेनिक मटेरियल। मोस्टली ऑर्गेनिक मटेरियल होने से क्या होता है, मोस्टली ऑर्गेनिक मटेरियल होने से ये होता है कि ये जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल था हम लोग उसको सीधा वहां से उठाए, सीधा वहां से उठाने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं वर्मी कंपोस्ट बनाने। फील्ड में गए, वर्मी कंपोस्ट में सारा उस ऑर्गेनिक मैटर को वहां डाले, ऊपर से मिट्टी ढक दिए, तो वो जो भी मेरा प्राइमरी स्लज था, जो भी मेरा ऑर्गेनिक मैटर था, जो कि पानी में से हम अलग नहीं कर पाए थे,
या पानी में डिजोल्व नहीं करा पाए थे, उन सबको हम सीधा से कंपोस्ट बना लिए और कंपोस्ट बनाकर यूज कर लिए। तो यहाँ से एक बात समझ में आ गया कि सबसे पहले जो सॉलिड वेस्ट था उसको कंपोस्ट या मैन्योर में कन्वर्ट कर लिए डायरेक्टली। उसके बाद जो पानी बचा था वेस्ट वाटर, दैट इज प्राइमरी इफ्यूलेंट। देखो ये आया था कचरा, कचरा में कुछ सॉलिड पार्टिकल भी था। फाइनली जब उसको सेटलिंग टैंक में डाले, सेटलिंग टैंक में डालने के बाद भी जो चीज पास हो गया वाटर, उसको बोले प्राइमरी इफ्यूलेंट। और कचरा में डालने के बाद जो पानी बच गया था, द वाटर विच इज लेफ्ट, मतलब जो सॉलिड सॉलिड प्राइमरी वाटर नहीं सॉलिड, जो सॉलिड बच गया ऑर्गेनिक मैटर, उसको बोले प्राइमरी स्लज। ठीक है, तो ये प्राइमरी स्लज और प्राइमरी इफ्लुएंट अलग अलग हो गया। प्राइमरी स्लज को हम लोग मैन्युअल में कन्वर्ट कर दिया डायरेक्टली, जबकि ये जो प्राइमरी इफ्लुएंट है इसको अब हम इफ्लुएंट को सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए पास करते हैं। मेरा एम क्या था, वाटर को प्यूरिफाई करना। तो सबसे पहले उसमें से सॉलिड हटाए, मैन्युअल बना लिए, जो पानी बचा उसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट में लेके जा रहे हैं। सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज मेनली अ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट कैसा ट्रीटमेंट है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। इसमें क्या करते हैं भाई, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बोल तो दिए, बट करते क्या है। तो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हम लोग बायोलॉजिकल प्रोसेस को यूज करते हैं जिसमें से मेनली माइक्रोब होता है। तो हमको याद आ रहा है, मेरे कॉलेज में एक टीचर है मनीष, मनीष सर बोलना चाहिए बट नहीं, मेरा नहीं बनता, तो हम उसको मनीषवा बोलेंगे। क्या तुम लोग हमको मत बोलना, समझे। तो ये जो मनीष है, ये अभी कुछ दिन पहले हमसे सवाल कर रहे थे कि भाई माइक्रोब्स का क्या क्या इंडस्ट्रियल यूज हो सकता है। तो पानी साफ करना एक बहुत बढ़िया इंडस्ट्रियल यूज हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आप इसका बहुत बड़ा बड़ा इंडस्ट्री है, गवर्नमेंट बहुत बड़ा अमाउंट खर्च कर रहा है पानी को, नदी को साफ करने में। नमामि गंगे प्रोजेक्ट, यमुना प्रोजेक्ट, बहुत सारा प्रोजेक्ट आया हुआ है। तो आप भी ये चीज याद रखिएगा कि माइक्रोब्स को वी कैन यूज। ओके, देन अब ये जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में होता है, इसमें 3 टैंक होता है। 3 टैंक, टैंक 1, टैंक 2, टैंक 3, 1 2 3। ठीक है, 3 टैंक। तो पहले को बोलते हैं ऑक्सीडेशन टैंक, फिर बोलते हैं ट्रिकलिंग फिल्टर मेथड, और फाइनली एक्टिवेटेड स्लज मेथड। सुन लियो बाबू क्या करते हैं। थोड़ा सा साफ सुथरा कर दूं, गंदा लग रहा नहीं। गंदगी हमको एकदम पसंद नहीं, चाहे कोई हो। हाँ, कहाँ थे। हाँ, तो 3 हुआ। अब जरा सुनना, एक्टिवेटेड स्लज क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिवेटेड स्लज मेथड में, अच्छा रुको रुको, तो वो डायग्राम भी दिखाई दे तो अच्छा रहेगा। देखो, यहाँ से सीवेज डाले, ये एक्चुअल डायग्राम है, ये एक्चुअल डायग्राम है एक्टिवेटेड स्लज मेथड ऑफ ट्रीटमेंट वाले का। सीवेज डाले, ये मिला मेरा पहला टैंक। यहाँ से जो सॉलिड था वो सब नीचे आया, नीचे आकर यहाँ से बाहर निकल गया। हम इसको यूज कर लिए, देखो डिस्पोजल लिखते हैं बट एक्चुअली हम इसको यूज करते हैं वर्मी कंपोस्ट बनाने में। जो पानी यहाँ से गया, जिसको हम लोग बोलेंगे एक्टिवेटेड इफ्यूलेंट, वो आगे गया सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। देखो सबसे पहले एयरेशन टैंक है, यहाँ पे खूब ऑक्सीजन है। फिर और आगे बढ़े, यहाँ पे हम लोग एक्चुअली में माइक्रोब्स को भी यूज करते हैं। मतलब माइक्रोब्स को कहाँ यूज कर रहे हैं, तो पहला ही ट्रीटमेंट है ना। यहाँ एयरेशन किए, उसके बाद आगे माइक्रोब भी यूज किया, और फिर आगे गया जिसको कि हम लोग सेकेंडरी स्लज डिस्पोजल करेंगे। पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा। पढ़ते हैं, देखते हैं और क्या है इसमें। इन एक्टिवेटेड स्लज मेथड, इफ्यूलेंट मतलब पानी फ्रॉम प्राइमरी सेटलिंग टैंक, जो कि अभी अभी निकला था यहाँ से, याद करो जैसे ही पानी डाले थे ऐसा आया था। यहाँ से आने के बाद यहाँ पे जो सॉलिड था वो यहाँ से निकल गया, और जो पानी था उसको आगे पहुंचाया था। याद आया तो ठीक, नहीं तो देख ले यार, तुम लोगों को कोई भरोसा नहीं, बोलेगा सर नहीं समझा ठीक से। ये देख, यहाँ से पानी स्लज निकल गया, अब जो ये पार हो रहा है, ये वाला इसी को इफ्लुएंट बोले थे।
ये देख, तो उसको पास करते सबसे पहले एयरेशन टैंक में, जहां पे कि ये एजिटेट किया जाता है मैकेनिकली, ताकि हवा लगातार मिलता रहे, हवा लगातार मिलता रहे। एयर को पंप भी करते हैं। इसमें बहुत ज्यादा हेट्रोट्रॉपिक माइक्रोब होता है। होता यूं है कि ये जो हेट्रोट्रॉप माइक्रोब्स यानी बैक्टीरिया और फंगस जो है, ये जो आपका सीवेज था, लैट्रिन का पानी, यूरिन वाला पानी, वो सबको बैक्टीरिया जो है ना खा पी के खत्म कर देता है। तो जो मैक्सिमम सॉलिड वेस्ट जो पानी में नहीं घुला था वो तो हम निकाल लिए, वर्मी कंपोस्ट बना लिए। और जो वेस्ट पानी में घुल गया था उसको ये माइक्रोब खा पी लेता है। ठीक है, तो माइक्रोब यहाँ पे खाया पिया और खूब अपना नंबर बढ़ाया। माइक्रोब फॉर्म्स फ्लॉक्स, मास ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट। खूब सारा बैक्टीरिया बनाया जो कि फंगस के साथ मिला हुआ है। अब खुद सोचो, आपको शायद याद हो ये टर्म जिसका नाम है बीओडी। वाई जोड़ देंगे तो बॉडी हो जाएगा। ये बॉडी नहीं है, ये बॉड है। बॉड बोले तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। फिर से बोलता हूं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। पानी में जहां पे ज्यादा बैक्टीरिया होगा, वो ज्यादा बैक्टीरिया को जिंदा रहने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगा। तो वो ज्यादा ऑक्सीजन वो बैक्टीरिया जिंदा रहने के लिए पानी से खींच लेगा। नहीं समझ में आया? फिर से सुन। बीओडी मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। हम जिंदा रहने के लिए जितना ऑक्सीजन खींच रहे हैं हवा से, वो मेरा ऑक्सीजन डिमांड है। उसी तरह हर बैक्टीरिया जो पानी में रहेगा उसका भी ऑक्सीजन डिमांड होगा, क्योंकि वो जिंदा है तो वो ऑक्सीजन खींचेगा। और वो पानी में है तो पानी का डिजॉल्व ऑक्सीजन खींचेगा। ठीक, अब सुनो, जिस जगह पे बीओडी ज्यादा है, यानी उस जगह पे बैक्टीरिया ज्यादा है, क्योंकि बीओडी कोई लिविंग मैटर नहीं खींचता है, हम खींच रहे हैं बीओडी। तो उसी तरह जहां बैक्टीरिया ज्यादा होगा वहां ऑक्सीजन का डिमांड भी ज्यादा होगा। तो कहने का मतलब, जिस पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन कम, कम कैसे होगा भाई? बीओडी ज्यादा है, सारा ऑक्सीजन खींच लिया। तो जिस पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन कम और बीओडी ज्यादा हो, मतलब कि वहां पे ज्यादा कंटामिनेशन है। तो सुनना, जैसे ही आप ये जो प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद सेकेंडरी ट्रीटमेंट में भेजे थे प्राइमरी इफ्लुएंट को, यानी प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद जो पानी निकला था उसको, उसको सबसे पहले एक ऐसे पंप में डालते हैं जहां पे खूब सारा बैक्टीरिया होता है। और उन खूब सारे बैक्टीरिया की ऑक्सीजन डिमांड को पूरा करने के लिए वहां लगातार हम लोग ऑक्सीजन पंप कर रहे होते हैं। और पंप करने के अलावा उसको गोल 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 घुमा रहे होते हैं। ये पंप्ड ऑक्सीजन को गोल गोल घुमाने से क्या होता है? पंप्ड ऑक्सीजन को गोल गोल घुमाने से क्या होता है कि बैक्टीरिया चाहे पानी के जिस भी कोना में हो, उसको हर कोना में ऑक्सीजन मिल रहा होता है। और हर जगह से ऑक्सीजन लेकर वो बैक्टीरिया खूब ग्रो करता है। और उनके खूब ग्रो होने से होता क्या है कि अब उनका ऑक्सीजन डिमांड भी बढ़ जाता है। तो वही लिखा हूँ, देखो ध्यान से, आप फाड़ फाड़ के देखो। द बीओडी ऑफ द इफ्लुएंट राइजेज इनिशियली, और उसके बाद उसको जब तक ट्रीटमेंट करते हैं, जब तक कि बीओडी घटने नहीं लगे। घटने नहीं लगे मतलब, बात दरअसल ये है कि स्टार्टिंग में उसमें खूब कचरा था, तो खूब सारा बैक्टीरिया ग्रो किया। अच्छा, ग्रो करने के लिए सिर्फ खाना ही नहीं, ऑक्सीजन भी चाहिए। तो ऑक्सीजन आप दे रहे थे, और खाना तो पहले से था, गंदा पानी है, खूब सारा न्यूट्रिएंट्स है। समय के साथ आप ऑक्सीजन तो दे रहे हो, लेकिन अब खाना ही नहीं बचा। सारा खाना तो खा गए बैक्टीरिया। तो मिस्टर बैक्टीरिया जब सारा खाना खा गए, तो अब खाना ही नहीं है। मतलब ये कि अगर यहाँ खाना नहीं हो, पानी नहीं हो और सिर्फ हवा हो, तो क्या हम जिंदा रहेंगे? नहीं रहेंगे। नहीं, हम रह लेंगे, तुम लोग अपना देख ले भाई, हम ब्रह्म है। खैर चलिए, तो बीओडी ऑफ द ऑक्सीजन पहले सर्टेन लेवल तक बढ़ता है और फिर अचानक से धीरे धीरे कम होता है। और हम एक लेवल मार्क करके रखेंगे, इससे कम हो गया मतलब कि ये पानी साफ हो गया एक हद तक। तो तब तक हम वहां पे उसको रखते हैं उस टैंक में, जब तक कि बीओडी बढ़ के एक सर्टेन लेवल तक डिक्रीज ना कर जाए। और उसके बाद उसको ले जाते हैं सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में, जहां पे ये जो फ्लॉक्स बना था, बैक्टीरिया का मास, वो सब भी नीचे सेडिमेंट कर जाता है, क्योंकि अब वो मर चुका है। सेडिमेंट करने के बाद उस सेडिमेंट को बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज। अच्छा, सारा का सारा तो नहीं मरता, बैक्टीरिया है वो सड़ा गला मरा खा के जिंदा है। तो भले ही कचरा खत्म हो गया हो, उसमें से लैट्रिन यूरिन ये सब खत्म हो गया, ऑर्गेनिक मैटर खत्म हो गया हो, लेकिन बैक्टीरिया जो मरा है उसका तो बॉडी है। तो कुछ बैक्टीरिया तो अभी भी जिंदा होगा।
ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि उसको बचा के रख लेते हैं, अगली बार जो कचरा पानी आएगा, जैसे एक ही बार थोड़ा ना, आज का ही सिर्फ घर में वेस्ट वाटर क्रिएट हुआ, कल नहीं होगा फिर। तो आज जो प्राइमरी स्लज के बाद निकला पानी, उसको बोले प्राइमरी इफ्लुएंट, लेकर गए उसको सबसे पहले एक्टिवेटेड स्लज मेथड के थ्रू प्राइमरी एरेशन टैंक में, जहां पे उसको एजिटेट की मैकेनिकली, और लगातार ऑक्सीजन पंप कर रहे थे। लगातार ऑक्सीजन पंप करने से क्या आप देखें कि उसमें फटाफट जो बैक्टीरिया था खूब ग्रो किया, ग्रो करके एक मास बना दिया जिसका नाम था फ्लॉक्स, और बीओडी अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गया। बट समय के साथ जब वहां पे फूड कम होने लगा तो बैक्टीरिया मरने लगा, और बैक्टीरिया के मरने से ऑक्सीजन देने के बावजूद अब वो जिंदा ही नहीं कि ऑक्सीजन ले, तो ऑक्सीजन का डिमांड कम होने लगा। कितना देर हम सप्लाई नहीं बोले, डिमांड कम होने लगा। और जब बीओडी का डिमांड एक सर्टेन लेवल तक डाउन हो जाता है, तब हम समझ लेते हैं कि ये बैक्टीरिया इस वाटर में या इस प्राइमरी इफ्लुएंट में बहुत कम हो चुका है वाटर बैक्टीरिया का अमाउंट। तो फिर हम उसको लेकर जाते हैं अगले टैंक में, सेकेंडरी टैंक में, जिसका नाम है सेटलिंग टैंक, जहां पे जो फ्लॉक्स पहले बना था वो सेटल होता है। और कुछ फ्लॉक्स को हम लोग बचा के रख भी लेते हैं। फ्लॉक्स को बचा के रखने के पीछे एक सेकंड रुको। समझे? तो ये जो बचा के रखने के पीछे का मेरा मेन एम ये है कि जो भी बैक्टीरिया से मेरे पास एक अमाउंट बना है जो बायोलॉजिकल बैक्टीरिया का, वो मेंटेन रहे, जिससे अगले दिन जब वापस से वो वेस्ट आएगा तो हम उसको एज ए स्टार्टर यूज कर सकते हैं। उसी छोटे से जो बैक्टीरिया एक्टिवेटेड, उसको एक्टिवेटेड स्लज बोलते हैं, उस एक्टिवेटेड स्लज को हम लोग डाल सकते हैं कहाँ पे, वापस से अगले दिन वाले जो आएगा ना उस एक्टिवेटेड स्लज मेथड में से एरेशन टैंक में, वहां पे डाल सकते हैं एज ए स्टार्टर। तो यही बैक्टीरिया फिर से ग्रो करेगा, क्योंकि फिर से खाना मिल जाएगा, फिर से फ्लॉक्स बनाएगा, फिर से मरेगा, फिर से हम उसको एक्टिवेटेड स्लज के फॉर्म में रख लेंगे। वैसे जो जम गया नीचे वो फ्लॉक्स है, उसमें बहुत सारा बैक्टीरिया है। और जैसे मान लो ये था जो जम गया नीचे में, वो बहुत सारा बैक्टीरिया, बट ऊपर में जो पानी है वो एक लेवल तक साफ हो जाता है। तो ये जो सुपर नेटेंट है ऊपर में पानी, इसको हम लोग नदी या स्ट्रीम में, झरना में छोड़ देते हैं, बहा देते हैं, ठीक है। और ये जो एक्टिवेटेड स्लज है, इसको एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में लेके जाते हैं। देखो बात यह है कि अभी तक आप उसको एरोबिक में रखे थे। एरोबिक में रखने से क्या था, एरोबिक में रखने से क्या हुआ कि मैक्सिमम बैक्टीरिया जो उस वक्त हार्मफुल बैक्टीरिया जो एनारोब था वो मर गया। अब हम क्या किए कि उसको एन एरोबिक में लेके गए, जो जितना एरोबिक को खाना पचाना था वो उतना खा पचा लिया। अब जैसे ही हम उस एक्टिवेटेड स्लज को एन एरोबिक स्लज डाइजेस्टर में लेकर गए प्राइमरी स्लज के साथ, हुआ यूं कि यहाँ पे एन एरोबिक माइक्रोब्स एक्ट करा। एन एरोबिक माइक्रोब्स एक्ट करा मतलब ये ऑक्सीजन यूज नहीं करता। तो जो पहले वाला एरोबिक था जो ऊपर में डाइजेशन कर रहा था, वो तो मर गया यहाँ आने के बाद, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन मिला ही नहीं, ठीक है। और जब भी एन एरोबिक डाइजेशन होगा तो याद रखना हमेशा बनेगा मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, यही सब बनता है। और ये सब गैस है। कैसा गैस? इसी को हम लोग बायोगैस बोलते हैं। तो आप इसको यूज कर सकते हो बायोगैस के फॉर्म में, ठीक है। तो एक तो आपका पानी साफ हो गया, ऊपर से आप बायोगैस बना लिए, ठीक है। आगे सुनिएगा। दिस गैसियस मिक्सचर इज कॉल्ड बायोगैस, इट इज इनफ्लेमेबल, जलता है, और दिस इज गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। जो स्लज यूज हुआ था मैन्योर के फॉर्म में या फिर लैंडफिल के फॉर्म में, मतलब गड्ढा को भरने में, या फिर आप उसको जला भी सकते हैं। जला भी सकते हैं मतलब चूंकि वो ऑर्गेनिक स्लज है तो वो जलेगा। और जो ओरिजिनल स्लज में जो था, सीवेज में था, जैसे जो बाथरूम में जो ओरिजिनल माइक्रोब्स होता है, जैसे ही वो एनएरोबिक डाइजेशन में गया तो वहां पे वो भी
मर गया तो आपका वो जो पानी था एकदम कचरा पानी यूरिन वाला, वो भी साफ हो गया। ठीक है, अब आओ टर्सरी ट्रीटमेंट। टर्सरी ट्रीटमेंट हमेशा नहीं करते। आपने जो बाथरूम वाले पानी को, लैट्रिन वाले पानी को साफ किया, अगर उसको वापस से डोमेस्टिक यूज में लाना है, नहाने में, कपड़ा धोने में, या इस तरह के किसी भी काम में, तो फिर हम उसको क्या करते हैं कि वो जो पानी था उसको टर्सरी ट्रीटमेंट पे ले जाते हैं। देखो यही हम बोल रहे थे, हमेशा नहीं ले जाते। टर्सरी ट्रीटमेंट तभी करते हैं जब आपने जो पानी लिया है वो पानी को आप किचन में दोबारा यूज करेंगे तब। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम टर्सरी ट्रीटमेंट करें तो ये फिजियोकेमिकल प्रोसेस है, मतलब फिजिकल वे और केमिकल वे। इसमें क्लोरीन को यूज करते हैं, जर्कोनियम आयन यूज करते हैं, ओजोन गैस यूज करते हैं, परकोलेट सॉल्ट यूज करते हैं, यूवी रे यूज करते हैं, और रिवर्स ऑस्मोसिस भी यूज करते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस का शॉर्ट फॉर्म इज आर फॉर रिवर्स, ओ फॉर ऑस्मोसिस। तो जो पानी आप पीते हो आरओ वाला, वो एक्चुअली रिवर्स ऑस्मोसिस पे ही काम करता है। और ये सब यूज करके क्या करते हैं, जो डीडीटी, जो भी डीडीटी है, पेस्टिसाइड है, पैथोजेंस है, उन सबको हटाते हैं। और देखो लिखा भी है कि इट इज ओनली प्रेफर्ड व्हेन वाटर इज टू बी यूज्ड डोमेस्टिकली। ओके, अगला बात, रिवर एक्शन प्लान। कितना और बचा है? ज्यादा नहीं बचा है, 2 पेज और। अच्छा, ज्यादा होगा तो एक और पार्ट में ब्रेक कर देंगे, और क्या। या हाँ, एक और पार्ट में ब्रेक ही कर देंगे, ज्यादा लंबा नहीं है। रिवर्स एक्शन प्लान, चलो चलिए, तो अब रिवर एक्शन प्लान का बात करते हैं। देखो आप सब जानते हैं कि बहुत सारा एक्शन प्लान आया है, गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान, गोदावरी एक्शन प्लान, बहुत तरह का एक्शन प्लान आया है। सबसे पहले जानो कि 1985 से पहले बहुत कम ऐसे सिटीज थे या टाउन थे जहाँ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट था। म्युनिसिपल वाटर डायरेक्टली रिवर में जाता था, और डायरेक्टली रिवर में जाने की वजह से बहुत पॉल्यूशन हो रहा था, और बहुत सारे वाटर बॉर्न डिजीज जैसे कॉलरा, टाइफाइड, ये सब बहुत ज्यादा फैल रहे थे। तो इंडिया के मेजर रिवर्स को सीवेज पॉल्यूशन से बचाने के लिए, ये मिनिस्ट्री का नाम याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, जो मिनिस्ट्री है वो इनिशिएट किया सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। उसके लिए एक अथॉरिटी बनाया, नेशनल रिवर कंजर्वेशन अथॉरिटी, नेशनल रिवर कंजर्वेशन अथॉरिटी। और जो कि बहुत सारा एक्शन प्लान निकाला, गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान, सतलज एक्शन प्लान, गोमती एक्शन प्लान, इस तरह से बहुत सारे एक्शन प्लान निकाले। ठीक है, और इन्हीं एक्शन प्लान्स के अंडर में आज गंगा साफ हो रही है। नेक्स्ट इज बायोगैस में क्या रोल है इन माइक्रोब्स का? बायोगैस में बहुत ज्यादा रोल तो नहीं है नेटवर्क्स का, सॉरी, माइक्रोब्स का। पहले तो आपको ये जानना है कि ऑलमोस्ट अबाउट, जैसे मीथेन है जो कि 50 to 70% ऑफ बायोगैस में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 30 to 40%, 10% में बाकी सारे गैसेस। आपको याद ये रखना है कि जो 50 to 70% मीथेन है, इसका खास बात यह है कि मीथेन ही जलता है, मीथेन ही जलता है। मिथ इथ प्रोब्यूट पहला है मीथेन, कार्बन वाले में ये जलता है, बहुत अच्छा जलता है। सोचो कि एक 50% अभी अगर मीथेन रहे ना, तो उस बायोगैस का कैलोरीफिक वैल्यू 4429 किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब है, जो बहुत ज्यादा है। बायोगैस बनाने के लिए क्या क्या चीज हो सकता है भाई? एनिमल वेस्ट हो गया, एक्वेटिक वेस्ट हो गया, वेस्ट कोई भी तरह का, क्रॉप रेसिड्यू हो गया, फॉरेस्ट रेसिड्यू हो गया, ह्यूमन वेस्ट हो गया, या अर्बन सॉलिड वेस्ट हो गया, कुछ भी, वो सब बायोगैस बनाने के काम में आ सकता है। अब कॉमर्शियली कैसे बायोगैस बनता है, इसकी तो आपको डायग्राम भी देखना होगा, पहले 2 लाइन पढ़ लेते हैं, फिर डायग्राम का और काम आएगा तो देखेंगे।
सबसे पहले कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस जो हुआ था वो इंडिया में IARI डेवलप करा था। इसका नाम है इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC के साथ मिलकर किया था। IARI और KVIC ये दोनों मिलके बायोगैस बनाने का एक प्रोसेस डेवलप करा था। और होता क्या है बायोगैस प्लांट में, तो देखिए एक बायोगैस प्लांट जो होता है, बायोगैस प्लांट में पहले तो एक गड्ढा होता है 10 से 15 फीट डीप, 10 से 15 फीट डीप गड्ढा, जिसको चारों तरफ से कंक्रीट से या फिर ईंटा से मिलाकर एयर टाइट लाइनिंग कर देते हैं, जिससे कि सिलिंड्रिकल टैंक का शेप ले लेते हैं। देखो दिखाता हूं, कुछ ऐसा, देख रहे हो, कुछ ऐसा, जैसा कि ये है। ये थोड़ा सा गंदा हो गया, अच्छे से करता हूँ। कुछ ऐसा, ठीक। अब उसमें देखो, यहां से आप पानी और डंक को डालते हो लगातार, जो कि यहाँ से इनपुट हो रहा होता है। वो इनपुट यहाँ पे डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होके देखो ये ऊपर में एक कवर लगा हुआ है, क्योंकि बन रहा जो गैस बन रहा है तो गैस फूट जाएगा फिर। इस कवर के अंदर बहुत सारे गैस जमा हो रहा है, जैसे मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इस तरह से। और जितना ये गैस, बहुत, ये जो कवर होता है ना खोखला होता है, ये लोहा का सॉलिड आयरन ऐसा ऐसा नहीं है, ये खोखला है, ठीक है, ये खोखला है। और इसके खोखला होने से क्या होता है कि अंदर में गैस भरता है, और गैस जब भरेगा तो ये ऊपर में फ्लोट करता है, तैरता है। इससे हमको पता चल रहा होता है कि अंदर में काम गैस है, अंदर में जो डंग है इसका क्वांटिटी भी खत्म नहीं हुआ है। जब तक ये तैर रहा होता है, यहाँ से गैस निकल रहा है। यहाँ पे आप लॉक लगाए हो नोजल टाइप का, ओपन करते हो गैस बाहर आता है, लॉक कर देते हो गैस रुक जाता है। जैसे जैसे ये खत्म होगा, मतलब खत्म होगा, तो ये जो गैस का लेवल है वो कम होगा, तो ये नीचे आएगा तैरता हुआ। और जब नीचे आएगा तो और डंग और पानी डालेंगे, वो यहाँ से आएगा, और जो पहले से था उसको ढकेल के ऊपर में यहाँ स्लज में जमा कर देगा। यहाँ पे जो जमा हुआ है वो डाइजेस्टेड है एक हद तक, बट फिर भी आप उससे मैन्योर के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये एक शॉर्टकट डेफिनेशन था, उसी को थोड़ा सा लॉन्ग में क्लियर कर लेते हैं। जो बोला बस वही लिखा होगा और कुछ नहीं। देखो, बायोगैस प्लांट हैज लार्ज डीप कंक्रीट और ब्रिक लाइन एयरटाइट सिलेंडर, जिसको कि बोलते हैं डाइजेस्टर। उसके चारों तरफ, उसके पहले एक चार्ज पिट होता है जहां से आप डालते हो स्लरी को। एक फ्लोटिंग गैस होल्डर होता है जो कि मेटल का बना होता है, उसमें आउटलेट होता है गैस के लिए। और एक पिट होता है जहां से स्लज निकलता है। देखो इधर वाला जो पिट था, जब ये भर गया तो तुम इधर से ठेले तो ये ऊपर गया, और ऊपर जाके इधर से एक और पिट है उसमें जमा हो गया। द रॉ मटेरियल यूज्ड इन बायोगैस प्लांट इज कैटल डंग, नाइट सॉइल, फार्म रेफ्यूज, मतलब जो भी ऑर्गेनिक है सब कुछ। इट इज कन्वर्टेड इनटू स्लरी, पानी मिला मिला के घोल घोल के 90% स्लरी में बनाते हैं, और फिर डाइजेस्टर में डालते हैं। डाइजेस्टर में डालने के बाद, अच्छा, कैटल का जो डंग डाले उसमें मिथेनोबैक्टीरियम, आपको पता होगा कि जो भी कैटल्स होते हैं उनके जो इंटेस्टाइन होता है र्यूमेन, उसमें मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया होते हैं, मिथेनोजेंस होते हैं। ये आप क्लास 11 में भी पढ़े हैं। आर्की बैक्टीरिया में मिथेनोजेंस कैटल्स के एलिमेंट्री कनाल में मिलते हैं। तो वो जो सेल्यूलोज है उसको डाइजेस्ट करके मीथेन बनाते हैं, ठीक है। और मीथेन बनाने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे जो बायोगैस बनता है वो एन एरोबिकली बनता है, क्योंकि आप ऑक्सीजन नहीं डाले हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है कि फॉर्मेशन ऑफ मीथेन इज अ एन एरोबिक प्रोसेस, ठीक है। खत्म ही कर दूं क्या, 10 मिनट और लगेगा? चलो कर ही देता हूँ, तुम लोग भी क्या याद रखोगे। माइक्रोब्स को हम लोग बायो कंट्रोल एजेंट, यानी जो भी हमारे पास, जैसे हम लोग पेस्टिसाइड यूज करते हैं, विडिसाइड यूज करते हैं, तो उन सब के जगह पे हम इसको भी यूज कर सकते हैं। किसको? बैक्टीरिया को, माइक्रोब। ये जो माइक्रोब होता है उससे हम लोग उसको बहुत अच्छा बायो कंट्रोल एजेंट होता है। क्या होता है? बायो कंट्रोल एजेंट। ये कैसे काम करता है भाई? देखो,
ये जो, अच्छा पहले तो बायो कंट्रोल क्या होता है? बायो कंट्रोल बायोलॉजिकल मेथड से प्लांट या एनिमल डिजीज या पेस्ट को यूज करने को हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल। जैसे सुने होंगे कोविड इज अ बायोलॉजिकल वीपन, स्टार्टिंग में ऐसा आरोप लग रहा था चाइना पे कि चाइना बायोलॉजिकल वीपन बना रहा था। इसका मतलब क्या? बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को अगर वीपन की तरह यूज करें तो दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल वीपन। इट इज ऑलमोस्ट 12 ओ क्लॉक, 12 बजने वाला है यार, 11:40 हो रहा है। नींद आ रहा है हल्का हल्का, बट कोई नहीं, हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसे ड्रैगन फ्लाई को या गैम्बूसिया, गैम्बूसिया का नाम याद आ रहा है? गैम्बूसिया एक मछली है जिसको हम लोग यूज करते थे किसमें? बोलो बोलो, किसमें यूज करते थे? वेरी गुड, मॉस्किटो के लार्वा को खाने में। ठीक है, तो खैर कोई नहीं। तो ये याद रखिए, पहला जो माइक्रो हर्बिसाइड था, मायो हर्बिसाइड, माइको यानी फंगल हर्बिसाइड, वो था डिवाइन। डिवाइन नाम है, ये स्पोर था फाइटोप्थोरा का। फाइटोप्थोरा एक प्लांट फंगस है जो कि जो भी वीड्स होते हैं, जंगली प्लांट, उन सभी पे लगता है और उन सबको मार देता है। मॉस्किटो लार्वा को इजिली कंट्रोल करने के लिए हम लोग एक लार्विसाइडल फिश, लार्विसाइडल मतलब एक ऐसी मछली जो मच्छर के लार्वा को खाए, नाम है गैम्बूशिया, उसको पाल लेते हैं। शुगर केन में जो इंसेक्ट होता है उसको आप, ये देखो, एक सेकेंड जैसा रुकना, हम एनसीईआरटी से कंफर्म करें कि ये पॉइंट एनसीईआरटी में है, क्योंकि अगर ये एनसीईआरटी में नहीं है तो ये पढ़ना आई गेस बेवकूफी है, हम कंफ्यूज है या नहीं। चलो, हमको एनसीईआरटी से, जैसे इसको आप भूल जाओ, ये वाला पॉइंट भूल जाइए। इसके बदले में यहाँ वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इसको चूंकि एनसीईआरटी में, इसको मार्क कर लीजिए, हम इसको वापस से एक बार लिख दे रहे हैं, बेहतर होगा कि आप भी लिख लीजिए। इसमें बीटी कॉटन का भी एग्जांपल लिया है, देखो वहां पे भी, असल में याद करो खुद ही। ये जो बीटी कॉटन है क्या है? आपने एक बैक्टीरियल जीन को यूज करा कॉटन का जो डिजीज है उसको दूर करने के लिए। याद रखिएगा, लेडी बर्ड को हम लोग यूज करते हैं टू गेट रीड ऑफ एम्फिड्स, ये प्लांट के स्टेम को छेद कर देता है। और हम लोग ड्रैगन फ्लाई को यूज करते हैं टू गेट रीड ऑफ मॉस्क्यूटो, टी डबल ओ, टी ओ, टी डबल ओ। तो जैसे वहां लिखा भी है, ये हम कुछ अलग नहीं बता रहे, हम कुछ अलग नहीं बता रहे, देखो यहाँ पे लिखा है, सबको साफ कर देना है, ये सब तो नहीं है, जो नहीं है वो तो आपको याद है। ये भी पॉइंट जो बोला वो सब कुछ लिखा हुआ है, कुछ भी नया नहीं बोल रहा हूँ मैं। ये देखो, ड्रैगन फ्लाई एंड लेडी बर्ड बीटल आर यूज टू गेट रिड ऑफ मॉस्किटो एंड एम्फिड। ड्रैगन फ्लाई से मॉस्किटो और लेडी बर्ड से एम्फिड, यही है ना? नहीं, उल्टा है, ये गलत दिया हुआ है, सुधारो। ड्रैगन फ्लाई से एम्फिड, हाँ, लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाई आर यूज, ड्रैगन फ्लाई से मॉस्किटो, देखो तो, नहीं ठीक है, उल्टा नहीं है, ठीक है। ड्रैगन फ्लाई से एम्फिड हटता है
यही भूल जाता हूँ यार हम भी। Premier beetle with red and black marking, ladybird and dragonfly are useful to get rid of aphids and mosquitoes, respectively. Ladybird, aphid, dragonfly, mosquito. Dragonfly, mosquito, हाँ ठीक है। Dragonfly, mosquito और ladybird, aphid, ठीक है चलो। पहला माइक्रो हर्बिसाइड डिवाइन था, इंपॉर्टेंट है। मॉस्किटो लार्वा को खाने के लिए जो मछली यूज करते हैं नाम है गैम्बूसिया, इंपॉर्टेंट है। ये सुनना, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या बात है, कुछ सही हो गया वहां पर। एनपीवी, न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोवायरस, ये इंसेक्टिसाइड है जो कि बॉलवर्म को मार देता है। इलिमिनेट बॉलवर्म्स व्हिच कॉज एक्सटेंसिव डैमेज टू कॉटन एंड हैव अ नैरो स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम का मतलब ये, जैसे तुम एक दवा खाए वो सिर्फ एक बीमारी को ठीक करे, इसको बोलते हैं नैरो स्पेक्ट्रम। एक बीमारी को ठीक कर रहा मतलब वो दवा सिर्फ उसी बीमारी के बैक्टीरिया को मार रहा है। वैसे अगर आप केमिस्ट्री में आखिरी चैप्टर पढ़ ले एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, तो आपको नैरो स्पेक्ट्रम और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स आप पढ़े होंगे। नैरो स्पेक्ट्रम जो बहुत स्मॉल रेंज ऑफ बैक्टीरिया पे एक्ट करे, और लार्ज स्पेक्ट्रम या ब्रॉड स्पेक्ट्रम बोलते हैं जो लार्ज रेंज ऑफ बैक्टीरिया पे एक्ट करे। उसी तरह एनपीवी जो है वो बहुत ही नैरो स्पेक्ट्रम है, यानी वो सिर्फ और सिर्फ बॉलवर्म के इंसेक्ट को मारेगा और किसी को नहीं मारेगा। ठीक है। उसी तरह बकेलो वायरस, ये भी पैथोजेन है जो कि इंसेक्ट और आर्थ्रोपोड्स पे अटैक करता है और हमारे प्लांट को सेव करता है। ट्राइकोडर्मा स्पीशीज जो है ये भी बहुत अच्छा बायो कंट्रोल एजेंट है। ट्राइकोडर्मा स्पीशीज एक फ्री लिविंग फंगस है जो कि रूट इकोसिस्टम में रहता है और सारे प्लांट्स को बचाता है बैक्टीरिया से, ये बैक्टीरिया पे अटैक करता है। ठीक है, अभी तक तो ओके ओके होगा। बैसिलस फ्रेंजिसिस का नाम सुने हो तो ये यहाँ से काट देते हैं, बायोटेक में पढ़ चुके हो, ये एक्स्ट्रा नहीं है, बायोटेक में पढ़ चुके हो इसलिए काटा हूँ, सुनो नहीं काटता हूँ, टिक मार देता हूँ बस। अब सुनो स्टरलाइजेशन स्ट्रेटजी, इसमें क्या करते हैं कि हम लोग बहुत सारे मेल इंसेक्ट को पकड़ते हैं, उसको स्ट्राइल करके छोड़ देते हैं। उससे होता यूं है कि फीमेल इंसेक्ट मीटिंग करती है जब, वैसे मेल से जिसको हम स्ट्राइल कर दिए तो जाहिर सा बात है बच्चा तो प्रोड्यूस होगा नहीं, क्योंकि मेल स्ट्राइल हो चुका है, एक स्पर्म गया ही नहीं एक को फर्टिलाइज करने के लिए। तो वो जो इंसेक्ट है वो बुद्धू बन जाती है, उसको लगता है कि उसका मेटिंग हो गया है, अब वो अंडा देने वाली है, लेकिन अंडा तो देती नहीं है। क्यों? क्योंकि जो स्पर्म मेल से वो मेटिंग की थी, वो मेल में से स्पर्म तो निकला ही नहीं, वो तो स्ट्राइल था। तो इस तरीके से हम उनके पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, पकड़ते हैं, स्ट्राइल करते हैं और फिर छोड़ देते हैं मेल को। अगला है फेरोमोन। इसमें क्या करते हैं कि जैसे मान लो ये इतना बड़ा सा खेत है, इसमें जहां कहीं भी फीमेल होगी उसके बॉडी से एक हार्मोन निकल रहा होगा जो कि हवा में फैल रहा होगा, और मेल इसको सूंघेगा और मेल सूंघ के इसके पीछे पीछे जाता है मेटिंग करने के लिए। ठीक है, ये जो फेरोमोन मेथड है इसमें इंसान खुद ज्यादा ही चालाकी करता है और खेल जाता है। क्या खेलता है भाई? तो ये देख, ये रहा। ये इंसान क्या करता है कि जो इंसेक्ट से इस प्लांट को खतरा है, उस इंसेक्ट में फीमेल का हार्मोन हर जगह पे छिड़क देता है। अब बेचारा मेल को थोड़ा सा मूड हुआ कि चलो कुछ किया जाए आज। यहाँ पहुंचा, देखा अरे यार कुछ फीमेल ही नहीं है, यहाँ पहुंचा यहाँ भी फीमेल नहीं है, यहाँ भी फीमेल नहीं है। पूरा खेत घूम लेता है और कंफ्यूज हो जाता है, घूमते और ढूंढते ही रह जाता है वो, और फीमेल मिलती नहीं है। फाइनली उसका ढूंढते ढूंढते थकते मर जाता है। या एक तो ऐसे करते हैं, या फिर क्या करते हैं कि बीच में एक जाल बना लेते हैं और जाल के अंदर हार्मोन मार देते हैं, तो सारा मेल ढूंढते ढूंढते आता, लगता है कि यहीं पे फीमेल है, और इतना स्ट्रॉन्ग हार्मोन होता है कि सब मेल वहीं पहुंच जाता है। अरे वाह, यहाँ तो खूब सारी फीमेल है, मजा आ जाएगा। और जैसे ही वहां पहुंचे तो ट्रैफिक बंद हो गया, कहानी खत्म। अब जो फीमेल बाहर बच भी गई है, उसको मेटिंग नहीं हो पाएगा, तो जनरेशन खत्म वहीं पे। ठीक है। अब कुछ नेचुरल इंसेक्टिसाइड भी है, आई गेस ये भी एक्स्ट्रा ही है, बट एक बार रीड कर लेता हूँ, मे भी कुछ काम का मिल जाए। चलिए काटना चालू कीजिए। कट 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 कट। चलो ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग इन्वॉल्व्स ग्रोइंग लोकल वेराइटी ऑफ रेसिस्टेंट टू लोकल पेस्ट। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम लोग लोकल वेराइटी को ग्रो करते हैं जो कि उस जगह पे जो भी पेस्ट होता है
पेस्ट से रेसिस्टेंट होता है। ठीक है, इसमें इंटरक्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन भी करते हैं। इंटरक्रॉपिंग मतलब एक ग्रुप में मान लो एक ऐसा ऐसा खेत में ऐसे तुम देखो क्यारी लगा होता है एक लाइन से, ये है पत्ता गोभी का, ये आलू का, ये पत्ता गोभी का, ये आलू का। इससे क्या होता है कि अगर कोई बैक्टीरिया जो पत्ता गोभी वाला इस लाइन में फैल गए तो इधर नहीं फैल पाएगा, क्योंकि ये आलू का है, इसमें फैलेगा ही नहीं, और इतना दूर उछल के जाएगा कैसे, तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन बहुत कम हो जाता है। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चरल लॉस, जो पेस्ट की वजह से होता है ऑलमोस्ट 30% होता है। पहला जनरेशन का पेस्टिसाइड इनऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज करते थे, सेकेंड जनरेशन में हम लोग सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज करते हैं, जो कि दोनों ही खराब है। बेस्ट इज ऑर्गेनिक को आप यूज कीजिए, मजा आ जाएगा। नेक्स्ट है बायो फर्टिलाइजर, मतलब जो अभी हम बोले मजा लाने के लिए क्या करें। बायो फर्टिलाइजर वैसे बायोलॉजिकल एजेंट है जो सॉइल के फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। वैसे बायोलॉजिकल एजेंट जो सॉइल के फर्टिलिटी को बढ़ाएं उनको बोलते हैं बायो फर्टिलाइजर। मेन सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर जो होते हैं वो होता है बैक्टीरिया, फंगस या साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, धान के खेत में इन पैडी फील्ड बीजीए बहुत इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर का रोल प्ले करता है। साइनोबैक्टीरिया जो कि ऑटोट्रॉपिक है लेकिन उसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग का भी एबिलिटी होता है और इसीलिए वो भी बायो फर्टिलाइजर की तरह एक्ट करता है। देखिएगा, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम। सिर्फ लेग्यूमिनस प्लांट में वो ऐसा करता है, और साइनोबैक्टीरिया सिर्फ और सिर्फ पैडी में। उसके अलावा अजोला, नाम याद रखना, ये अजोला एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज एनाबिना। एनाबिना कोरिलोइड रूट ऑफ साइकस के साथ होता है। एनाबिना, साइकस, एजोला, नॉस्टॉक और एलियोसिरा, ये तीनों राइस के साथ होता है। एजोला, नॉस्टॉक और एलियोसिरा ये सब राइस के साथ होता है। अच्छा, माइकोराइजा। माइकोराइजा हम आपको पढ़ा चुके हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगस विद हायर प्लांट्स। नहीं, माइकोराइजा नहीं पढ़ा है, ये पढ़ लो, ये इंपॉर्टेंट है यार। लास्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेते हैं अच्छे से। ऐसे नहीं, ये हम तुमको ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में पढ़ा है, याद आ गया, 11th में पढ़ाए हुए, बट फिर भी चलो। माइकोराइजा हम लोग एक और पढ़े थे, लाइकेन। अगर फंगस का एसोसिएशन किसी एल्गी से हो तो उसको हम लोग बोलते हैं लाइकेन। उसी तरह होता है माइकोराइजा, अगर फंगस का एसोसिएशन किसी हायर प्लांट के रूट के साथ हो तो उसको हम लोग बोलते हैं माइकोराइजा। ठीक है, एसोसिएशन फंगस विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स इज माइकोराइजा। एक होता है एक्टोमाइकोराइजा और एक होता है एंडोमाइकोराइजा। अगर ये जो फंगस है ये हायर प्लांट के आउटर पार्ट, ये उसका स्टेम है, सिर्फ आउटर पार्ट तक हो तो उसको बोलेंगे एक्टोमाइकोराइजा। ये सिर्फ रूट में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स को बढ़ाता है और प्लांट के लिए नाइट्रोजन स्टोर, फॉस्फोरस को स्टोर करता है। जबकि इंडोमाइकोराइजा जो है वो वैस्कुलर आर्बास्कुलर माइकोराइजा उसको बोलते हैं, क्योंकि ये कॉर्टेक्स तक जाता है। इंडोमाइकोराइजा कहां तक पहुंचता है? कॉर्टेक्स तक, ऑर्किड्स में मिलता है। और ये फंगस का जीनस है ग्लोमस, फंगस जीनस ग्लोमस फॉर्म्स इंडोमाइकोराइजा। ठीक है, तुमको सिर्फ इतना याद रखना माइकोराइजा में कि अगर फंगस का एसोसिएशन हायर प्लांट्स के साथ हो तो उसको माइकोराइजा बोलते हैं। दो तरह का होता है, एक्टोमाइकोराइजा, एंडोमाइकोराइजा। अगर ये जो माइकोराइजा है वो प्लांट में उसके कॉर्टेक्स तक पहुंच गया हो तो उसको बोलते हैं एंडोमाइकोराइजा। अगर वो सिर्फ आउटर सरफेस पे ही रहे तो उसको बोलते हैं एक्टोमाइकोराइजा। दैट्स इट। चलिए, दिस इज ऑल फॉर टुडे। होप कि आपको समझ में आया हो।